स्वागत है आपका अनुराधा हिंदी क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे और उसे अंतिम रूप दे रहे होंगे। तो चलिए, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि केवीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पार्ट सेकेंड इसका है हिंदी। इसके पहले इस पार्ट फर्स्ट में कुल 80 प्रश्न आएंगे इस बार, और सेकंड में पूरे 100 प्रश्न आएंगे हिंदी के। इसमें पहला देखिए प्रश्न आया है, ये 2018 का पेपर है जो कि 23 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, ये 23 दिसंबर को ये पेपर हुआ था 2018। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। पदबंध क्या है इसमें? सुनिए, आपने खाना खा लिया है। तो ठीक है, यहाँ क्रिया हो रही है। खाना खाना, खाना खाना, पानी पीना, चलना, बोलना, ये सब क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे क्रिया हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी संज्ञा से संबंधित पद होता तो वहाँ पे वो संज्ञा हो जाता, किसी का नाम वगैरह होता या सर्वनाम होता, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वो सर्वनाम पदबंध हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्रिया पदबंध है। ठीक है, तो क्रिया पदबंध, इसलिए थर्ड हमारा सही है। आगे देखते हैं। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, और 10 द्वार से सोपान तक। तो इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक इसका देखिए मैंने बनाया हुआ है कि नी बद। ठीक है, मैंने इस तरह से बना हुआ है कि इसका प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा, चतुर्थ कौन सा है। क से क्या भूलूं क्या याद करूं, न से नीड़ का निर्माण, फिर ब से बसेरे से दूर, द से 10 द्वार से सोपान तक। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि इनका प्रथम कौन सा है। क से ही स्टार्टिंग है, तो प्रथम हमारा है नीड़ क्या भूलूं क्या याद करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश ये करूंगी कि जो चारों उत्तर दिए हैं उसमें उसको भी व्याख्या करते चलूं। आगे देखते हैं। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो यहाँ पे साहित्यिक प्रतिमानों का निर्धारण पूछा है, ना कि यहाँ ये पूछ रहा है कि परिचयात्मक विवरण। अगर परिचयात्मक विवरण पूछता तो उसका अलग उत्तर होता। तो यहाँ पे है कबीरदास, इसके उत्तर है। ठीक, इसके उत्तर है कबीरदास। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक कौन सी है? तो कविता के नए प्रतिमान नहीं, नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान हमारे हैं नामवर सिंह के, और नई कविता के प्रतिमान देखिए दो पुस्तकों का नाम एक साथ दे दिया है, तो इसमें आप कभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको दोनों रचनाकारों का नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पे नई कविता के प्रतिमान, इसका उत्तर लक्ष्मीकांत वर्मा। और कविता के नए प्रतिमान आए तो नामवर सिंह। और कविता से साक्षात्कार आ जाए तो मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन। आगे बढ़ते हैं हम। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया था? किसने साकार किया था? जैनेन्द्र कुमार ने। किसने साक्षात्कार किया था? जैनेन्द्र कुमार ने। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, 76 हो चुका है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक, पल्लव को छायावाद का घोषणा का पत्र कहा जाता है। पड़ोस की खुशबू यात्रावृत्त के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र इसके लेखक हैं। अगला है, हम तो सारा का सारा लेंगे, कम से कम वाली बात हमसे ना कहिए। तो ये इस कविता के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से ही तुरंत हमको केवल एक ही नाम याद आता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। निम्नलिखित में से भारतेंदु का रचना
कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्मभूमि का पात्र है। शिव सिंह सरोज, यहाँ देखिए एक बात देखने वाली बात है, शिव सिंह सरोज का रचना काल पूछा गया है और यहाँ पे क्या हुआ है कि उत्तर चारों के चारों ही गलत हैं। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883। तो इस प्रश्न को काट दिया गया था, ठीक है, इस पर कॉमन नंबर सबको मिले थे। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है मृगावती। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो अलंकार गंगा नहीं है, भाव विलास उनकी रचना है, अष्टयाम है, सुजान विनोद है, लेकिन अलंकार गंगा नहीं है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित, मधुकारियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो ये उद्धृत है विशाख दत्त से। अगला है, मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो किसका प्रतिनिधि है ये? निम्न वर्ग का। इसमें उन्होंने निम्न वर्ग के बारे में ही सारी बातें कही हैं। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार चर्या गीति और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो पहले बौद्ध सिद्ध किसको माना है उन्होंने? सरहपा को माना है। अगला प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली, सागर के झाग से रंग गई झड़ भर, ढलते सूरज की आग से। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? अज्ञे की हैं। इनकी दो रचनाएं थीं, एक बूंद सहसा उछली और आंगन के पार द्वार। तो ये विदेशी परिपथ पे रचना ये रची गई है और ये स्वदेश की रचना है, आंगन के पार द्वार। चलिए इधर हम देख लेते हैं, इधर हमने छोड़ दिया इसको यहाँ से। नीचे दिए गए पदों में से 86 नंबर का देखना है हमको। नीचे दिए गए पदों में से प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में से क्रमशः दिए गए हैं? तो राह खर्च में कौन सा समास है? व्यर्थ में, गोला बारूद में और छुट भैया में। तो राह का खर्च, तत्पुरुष समास में सभी कारकों को रखा जाता है, तो राह का खर्च तुरंत आ गया तत्पुरुष में, ये चौथा सही है। अव्ययी भाव समास है, व्यर्थ में अव्यय शब्द आगे लग गया है, व्यर्थ व्यय प्लस अर्थ। द्वंद्वात्मक समास है गोला बारूद में, गोला और बारूद एक दूसरे के विलोम है। कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास है, छुट भैया अर्थात छोटे भैया। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया गया है? हिंदी समस्या नाटक, इनका बहुत ही फेमस नाटक है सिंदूर की होली। इनका बहुत फेमस नाटक है ना, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली। छीनी पितंबर कमर तेसु, विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। बहुत ही फेमस ये पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं ये, और ये किसकी हैं? पद्माकर की हैं, कृष्ण जी के लिए कहते हैं ये। अगला है, जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? जिंदगी और जोक अमरकांत का। हाँ ये देखिए अमरकांत का ये कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पे ये 95 वाला, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? मधुप उपनाम से कौन कौन लिखता था? तो एक कवि हैं हमारे केवल मैथिली शरण गुप्त, जो हरिगीतिका छंद के बादशाह भी कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत से उपनामों से अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं। तो एक है उपनाम इनका मधुप। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी एक अनुदित है, मौलिक नहीं? ठीक है, मौलिक एक है, मौलिक ये पंचवटी, जय भारत, नहुस सब क्या है? अनुदित है। और मौलिक नहीं है कौन सा? मेघनाद। ठीक है, मेघनाद वध क्या है इनका? मौलिक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो चतुर्सेन शास्त्री जो हैं उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक रचनाओं को लिखा हुआ है। तो ये कहाँ देखते हैं, हाँ तो यहाँ पे है
चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 97 नंबर वाला। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? इन्होंने प्रथम हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को माना है और प्रथम कवि भी इन्होंने चंद्र बरदाई को ही माना है। लेकिन सर्वमान्य कवि अगर माना जाए तो हम किसको मानेंगे? राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा जो है सरहपा को हम सर्वमान्य कवि मानते हैं, प्रथम महाकवि। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा देखिए, 2018 में ये पूछा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इसके ठीक पहले जो उसने पेपर कराया था उसमें क्या पूछा था इसने कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इस बार जाहिर सी बात है कि ये भी पूछ सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। तो हो सकता है ये प्रश्न रिपीट करे, इसलिए आप सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए और उसको लिखिए। आगे देखते हैं हम, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक तरह के रूप में माना जाता है? तो ये है ना जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे। अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? विज्ञान गीता है उनकी रचना, रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका भी है। लेकिन भू परिक्रमा हमारी किसकी है? तो विद्यापति की हमारी ये रचना है। ठीक, ये रचना किसकी है? विद्यापति की। आगे बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है। बत्तख को अंडा देना होता है तो सी है तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता है। देखिए यहीं पे त्रुटि है, डी वाला क्या है कि ज़मीन पर आ जाता है। तो त्रुटि कहाँ है कि ज़मीन पर चला आता है, ना कि आ जाता है। स्वयं से नहीं आएगा, चल कर आएगा ना। तो बत्तख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर ज़मीन पर चला आता है। तो डी आंसर आपका सही है। अगला है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? जैनाचार्य मेरु तुंग प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो किसने सीमित रखा? तो कोई भी कविताएं नहीं लिखी थी इन्होंने। तो ये थे हमारे नगेंद्र जी। प्रेमचंद ने कहानी, उपन्यास, नाटक सब लिखा हुआ है। आगे देखिए, इधर टॉपिक पे हम लोग देखते हैं, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है? खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई कौन सी है रचना है? पत्रहीन, नग्न गाछ, इनकी रचना नहीं लिखी गई, मैथिल भाषा में लिखी गई है। जहाँ तक मुझे याद है मैथिल भाषा में ये रचना लिखी गई है और इस पर इन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किया है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों को ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा हुआ है? तो जितने भी एस्पिरेंट हैं KVS के, तो अगर नेट का भी फॉर्म भरे हैं या नेट की परीक्षा देते हैं तो ये प्रश्न ये पुस्तक उसमें लगी हुई है। तो ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद है स्थानवाचक, वो उस स्थान पर रहता है तो स्थानवाचक से संबंधित है। अगर ये देता है कि मजदूर मालिक का मित्र है तो यहाँ पे तुरंत संबंध सूचक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्थान से संबंधित है। तो इस पर आप तुरंत ही निशान लगाएंगी कि स्थानवाचक। अगला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं 2 प्रश्नों के। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, बहुत ही बढ़िया ये पद है, गद्यांश है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। उनका भरण पोषण और संवर्धन प्रकृति करती है। वे पर मुखापेक्षी नहीं होते। असली वीर लोगों की प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा नहीं करते, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो वीरों की तुलना देवदार के पेड़ों से क्यों की गई है? क्योंकि दोनों स्वयं जन्म लेते हैं। ठीक, वीर किसी फैक्ट्री में थोड़ी बनाए थे, वीर स्वयं जन्म लेते हैं और प्रकृति द्वारा पेड़ भी अपने प्रकृति द्वारा ही पाले जाते हैं और वो
और वीर जो होते हैं उनके ऊपर जो सब प्रभाव पड़ते हैं उस कारण वो वीर बनते हैं। तो अगला देखिए, हम चलते हैं। परमुखापेक्षी शब्द का अर्थ है। पर मतलब देखिए, अब इसका अर्थ पहले हम इस शब्द में 4 शब्दों को रखा गया है। देखिए 3 शब्दों को, पर, मुखा और पेक्षी, 3 शब्द है ना। पर मतलब होता है दूसरों पर आश्रित रहना, ठीक है। मुखा मतलब सामने, पेक्षी मतलब अपेक्षा, दूसरों के मुख से अपेक्षा रखने वाला, तो दूसरों से सहायता चाहने वाला। यहाँ तुरंत हम जब इसका अर्थ निकालेंगे तो हमको तुरंत इसका उत्तर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है। साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण ज़रूरत है। तो क्या इसमें से सही तो हो सकता है? तीनों सही हैं यहाँ पे। प्रथम लेकिन नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि साक्षात्कार समाचार पाने का नहीं होता, ठीक। साक्षात्कार में क्या होता है कि हम एक इंटरव्यू होता है, उसमें व्यक्ति अपने विचारों को रखता है और अपने बारे में बताता है। तो यहाँ पे ये प्रथम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित वाक्य अर्थ को इस अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। जिस पथ पर जाते हो, तो यहाँ पे क्या दिया गया? आदेश दिया गया है। आदेश दिया गया है। किसने आदेश दिया है? फूलों ने आदेश दिया है माली को कि मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंकना जहाँ से वीर जाते हैं, ठीक है। तो ये आदेशात्मक वाक्य है, आदेश दिया है उन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न हैं, उनका उत्तर देना है। द्विधा हट साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो ये बहुत ही अच्छी रचना है इनकी, छाया मत छूना मन, उसमें से रचित है। तो छाया शब्द का प्रतीक क्या है? कि अतीत की स्मृतियाँ, परछाई मतलब जो बीत गई हैं उनको छूने को मना किया गया है। अगला है, उपर्युक्त काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? अतीत की भूल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। अतीत को यहाँ भूल जाना है कि जो कुछ भी अतीत में हुआ है, चाहे आप सफल हुए चाहे असफल हुए हैं, उन सबको भूल के आने वाले भविष्य की चिंता यहाँ करना है। तो इसमें यही कहा गया, तो इसका उत्तर बी होगा। चलिए इधर हम अगला देखते हैं। 112, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण, ये तो हो चुका था। अगला है 111, सरकारी कागज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत व्याख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं विदेशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? तो इसको प्रारूपण कहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर होगा 113 का तीसरा, प्रारूपण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य है? तो कहानी लेखन के लिए क्या अनिवार्य है? चरित्र रहना चाहिए, परिवेश रहना चाहिए, भाषा। तीसरा उत्तर सही है कि तुक नहीं, तुक हम कविता में मिलाते हैं। फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजन शैली में प्रस्तुत आलेख है, ये भी सही है। अब फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है तथा विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों, प्राकृतिक आपदाओं आदि पर लिखा जा सकता है, मतलब एक प्रकार से फिल्म। लेकिन फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेखन नहीं, ये ऐसा नहीं है। फीचर में समाचार पूरा नहीं निहित होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 116, टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो निर्देशक, कलाकार और कैमरामैन। टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन मतलब
उसका जो दृश्य होता है तो उसमें किसकी भूमिका नहीं होती है? निर्देशक की होती है, कलाकार की होती है और कैमरामैन की होती है। कैमरामैन कैमरा से शूटिंग करेगा, कलाकार उसमें प्रदर्शन करेगा, निर्देशक आदेश देगा, लेकिन निर्माता नहीं। निर्माता जो भी पूंजी होती है लगा के वो हट जाता है, फिर बाकी क्रिया सब दृश्यांकन मतलब वहाँ पे जो नाटक रंगमंच सब करते हैं वो सब इतने ही लोग करते हैं। तो ये दूसरा नहीं होता है, दूसरा उत्तर सही है। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। देखिए ये इनकी पंक्ति बहुत फेमस है, वाक्यम रसात्मकम, तो उसी का यहाँ पे हिंदी अनुवाद कर दिया गया है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो ये किसका है? विश्वनाथ जी का। अगला प्रश्न है, टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? तो निर्माता और निर्देशक करता है। निम्नलिखित में से कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र नहीं है, तो क्या कार्यालय क्षेत्र प्रयोग नहीं है? रचनात्मक लेखन, दूसरा उत्तर इसका सही है। वर्णों में संधि हो जाने से नया वर्ण प्रयुक्त होता है, ये बात सही है। जब संधि होता है तो एक नया वर्ण मिलता है। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष यहाँ देखिए पूछा गया है। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918। तो आप क्या करेंगे कि प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं, ठीक है, रंगभूमि से लेके गबन तक सभी को आप याद कर लेंगे, सबका सन वाइज। किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? तो तत्सम, तद्भव, तेसज और आगत, ये उत्तर आपका सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब के में रैदास के कितने पद हैं? तो कितने पद संकलित हैं? 40 हैं। ठीक है, मीरा मोरा जुबना नवेल लरा भयो है, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। यहाँ पे अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। ये अमीर खुसरो की बहुत सी पंक्तियाँ हैं जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। तो ये है नागार्जुन की। ये एक बच्चा छोटा रहता है, वो खिलखिला के हंसता है, तो उसी के पूरे उसके चमकते हुए दांत दिखते हैं, तो उसी पर उन्होंने यह कविता लिखी थी कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो 1050 से लेकर 1375 से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, जिसमें आदिकाल का समय है 1050 से 1375। ठीक, आदिकाल का समय है 1375, फिर रीतिकाल का समय है 1375 से लेके 1700। अगला प्रश्न, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। तो यह बहुत ही फेमस कथन है। तो ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या छीनने वाले कवि नहीं हैं। ये किसके लिए? मैथिली शरण गुप्त पर यह गंतव्य निम्नलिखित विचार में से किसका है? तो यह किसने कहा था मैथिली शरण गुप्त के लिए? तो यह कहा था हमारे साहित्य के कवि रामचंद्र शुक्ल ने, आलोचक जो थे। जब मन लागे राम, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाई, दादू पाड़ी लूड़ ज्यों ऐसे ही समाई। जब मन राम में लग जाएगा तो ये अनंत में कहाँ जाएगा, मतलब और कहीं नहीं जाएगा। दादू जी कहते हैं जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से इसमें इन्होंने कहा है पानी लूड़ में नमक मिल जाता है और दोनों का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें अपने मन और आत्मा को भी मिला लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं उनकी। तो इसका उत्तर होगा 2, मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। अगला प्रश्न है 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा छंदतावादी आलोचक के रूप में है?
तो स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में हमारे कवि हैं नंद दुलारे वाजपेयी हैं। मार्क्सवादी में रखेंगे हम रामविलास शर्मा को। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हर गुसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदायी। तो ये किसका है प्रश्न? ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। अच्छा, आप प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर आप रिवाइज करिएगा। हुआ क्या है देखिए, होता क्या है कि केवीएस ने ठीक इसके पहले सूरत नगतरीय वाला जो दोहा है वो वही जो तुलसीदास ने मीराबाई के लिए भेजा था एक पत्र में लिखकर, तो वो इसके ठीक पहले सत्र में पूछा गया था। तो इस बार उसने क्या किया है कि यहाँ पे मीराबाई ने उसके उत्तर में जो पंक्तियाँ लिखी थी यहाँ पे उसको पूछ लिया गया। तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं सबको आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य, यही नहीं सही है, बाकी सब सही है। या प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का इसमें चित्रण हुआ है। दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है। पद्मावत की शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, बात सही है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उपर्युक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। ये तुरंत बन गया इसमें। अगला देखिए, इसमें दूसरा नंबर का उत्तर आपका सही है। ठीक, दूसरा नंबर का उत्तर आपका सही है। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपर्युक्त है? छंद अगर आप पढ़े हैं तो छंद में प्रत्येक चरण में इसके 16 मात्राएं होती हैं। अंत में क्या होता है? जगड़, जमाता, तगड़, ताराज नहीं होता है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी है? प्रश्न नंबर 136 है कि सबसे कम आयु, तो वो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, इनका अगर आपको सन याद होगा तो 1880 में, ठीक 1880 में इनका सन है। तो इनकी आयु बहुत ही कम थी, 35 वर्ष, ये मात्र 35 वर्ष अवस्था ये जिए थे। उसमें इन्होंने इतनी रचनाएं लिखी अपनी। अंग्रेजन राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यहीं अथी खवारी। इन पंक्तियों का मूल कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है इसका। प्रश्न नंबर 137 का पहला सही है। जो हो, अब 138 देखिए, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया है कि खड़ी बोली में कुछ कविता करके बनाऊं, पर यह मेरे चित्तानुसार नहीं है। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक, ये उन्होंने किसके कहने पर कहा था? ये शब्द इसका उत्तर दिया था तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिन्होंने हिंदी को खड़ी बोली भाषा में ही सबको लिखने के लिए कहा था कवियों को। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 139, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को, जो कि इसके रचनाकार कौन है? हरिऔध जी। अंधेर है दस्यु, प्रश्न नंबर 140, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ठीक है, ये पुरस्कार वाला है। पुरस्कार में कहती है ये। अगला प्रश्न है, गहना एक कनक में गहना एक महभाव न दूजा, कहत सुनत की दूरी करी, धापिन एक मिनिमाज एक पूजा। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। क्या है कि गहना एक, कनक मतलब सोना एक ही होता है, तो अनेक प्रकार के गहना बनता है और भाव अलग अलग हो जाते हैं। तो कहत सुनत को दुई करी थापिन, कहने सुनने में तो दो बातें लगती हैं, लेकिन होता क्या है कि एक नमाज होता है और एक पूजा होती है। लेकिन है क्या कि एक ही ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। ईश्वर इन्होंने एक ही माना है, इनकी ईश्वर निर्गुण थे। हजारी प्रसाद, प्रश्न नंबर 142 है 42 है आपका, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक व आख्यान भी कहा गया है? तो ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। अनामदास का पोथा।
अगला प्रश्न है, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, कठगुलाब की रचनाकार कौन है? तो मृदुला गर्ग हैं इसकी रचनाकार। अगला है 144 प्रश्न उत्तर। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना के पात्र हैं? तो डॉक्टर प्रशांत मैला आंचल के पात्र हैं। ठीक, डॉक्टर प्रशांत जो हैं मैला आंचल के ही पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। अगर आप रस पढ़े हुए हैं तो पंक्तियां पढ़ने से तुरंत मात्र इसके उत्तर मिल जाएंगे। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना परिमाण, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो इसमें कौन सा है अलंकार? यहाँ पे करो। रोग की बातें की जा रही हैं, संयोग वियोग की बातें की जा रही हैं, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन है लोग बात कही जा रही है, और अपना परिणाम लोग भूल जा रहे हैं। ओ क्षण भंगुर भाव और राम राम का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? करुण रस है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास। तो इसके रचनाकार रामकुमार वर्मा जी हैं। बच्चन सिंह का आलोचनात्मक इतिहास है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। गणपति चंद्रगुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है इनकी रचना। अगला प्रश्न हम देखते हैं 147। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है निबंध को गद्य का निकष। अगला प्रश्न देखते हैं 148 नंबर। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न है 150 नंबर, ये लास्ट प्रश्न है इस पेपर का। मेरे चपन यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हमारे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोशिश करिए कि सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व करें, और जैसे जैसे प्रश्न सब दिए गए हैं उसी आधार पर उन टॉपिकों को ज़रूर आप पढ़ें, उनको याद करें। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो अगले 2017 का पेपर लेके आऊँगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपनी तैयारी पूर्णतः जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँच जाए। धन्यवाद।